मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों और विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म मेरी पाठशाला विश्व सुधाकर सिंह में मैं सुधाकर सिंह वेलकम करता हूं। आज हम ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आए हैं, जिसे आप एग्जाम से पहले एग्जाम के रूप में भी कह सकते हैं। और इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। इस श्रृंखला में लगभग हम 5000 प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं ज्योग्राफी के, जिसमें भारत के भूगोल और विश्व भूगोल के प्रश्नों को शामिल करेंगे क्रमिक श्रृंखला में। तो उसी कड़ी में आज के अगले सीरीज के साथ मैं सुधाकर सिंह उपलब्ध हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की नई सीरीज। कुछ नए प्रश्नों से रूबरू होते हैं और कुछ नए तथ्यों और रोचक जानकारी के बारे में जानते हैं। अगर प्रश्नों का आंसर आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में साथ के साथ कमेंट करके एग्जाम से पहले एग्जाम की सीरीज में अपने आप को जज कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन द ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। प्रिय साथियों, दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, बच्चों, आज के इस कड़ी में अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको यह बताना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, साथ के साथ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करिए आप लोग। उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा और आपको अपनी नॉलेज की जानकारी भी होगी। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपको बताना है। आपका ऑप्शन है बृहस्पति, वरुण, शुक्र, शनि। आप सभी लोग जानते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बृहस्पति का वलय होता है, यानी जो बृहस्पति ग्रह है इसके चारों तरफ जो वलय या रिंग्स पाई जाती हैं वो किस चीज का बना हुआ है या क्या है? आपके ऑप्शन है, सिलिकेटों का बना हुआ है, दूसरा है अस्तित्व विहीन है, तीसरा है बहुत घना एवं अपारदर्शक है, चौथा है उपर्युक्त सभी तथ्य सही है। तो आप सभी लोग ये जानने रहिएगा कि बृहस्पति के वलय की खोज सबसे पहले 1979 में वायेजर महोदय ने की थी और वायेजर 1 स्पेस प्रोब ने की थी, सामान्य रूप में अगर बात किया जाए, जिसे जोवियान वलय कहा गया था, क्योंकि ये जोवियान जुपिटर को ही इंडिकेट करता है और यह माना जाता है कि सामान्य रूप में यह जो ग्रह है ये छोटे धूल कणों और सिलिकेट आदि से बना हुआ है। किससे बना है? सिलिकेट आदि से बना हुआ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि बृहस्पति ग्रह का वलय किससे बना है? तो सिलिकेट, डस्ट पार्टिकल्स इत्यादि से मिलकर के ये बना हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो इसमें शनि, मंगल, बुध, पृथ्वी इत्यादि दिया हुआ है। तो इन ग्रहों में अगर हम बात करें तो अगर हम वलय की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग्स किसके पास निश्चित रूप से ज्यादा है, बेहतर है, अधिक है। तो उस मामले में अगर हम देखते हैं तो सैटर्न एक ऐसा ग्रह है, शनि एक ऐसा प्लैनेट है जिसके चारों तरफ नंबर ऑफ रिंग्स सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं, इसीलिए डार्क दिखाई देता है, सामान्य रूप में ब्लैकिश कलर का दिखाई देता है, क्योंकि सनलाइट अब्सॉर्ब कर ली जाती है इसके रिंग्स के द्वारा, वलय के द्वारा। तो आप ध्यान रखेंगे कि शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, विशेष रूप से ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में निम्नलिखित में से किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया था? तो अगर हम कैसिनी की बात करें तो अपनी यात्रा के 7 वर्ष के बाद अंतरिक्ष यान जो कैसिनी था, यह जून 2004 में शनि की कक्षा में प्रवेश कर गया था। कहाँ? शनि की कक्षा में प्रवेश कर गया था। तो इस आधार पे अगर बात करें तो किस ग्रह का चक्कर ये लगाने लगा? सामान्य रूप में शनि का चक्कर लगाने लगा। और 2017 में
याद रखना बच्चों कि 2017 में अगर हम बात करें, 2017 की अगर बात कर लें, तो 2017 में यह समाप्त हो गया। वायुमंडल में प्रवेश करके ब्लास्ट कर गया, जल गया पूरी तरीके से जो आपका कैसिनी यान था। तो 2017 में पूरी तरीके से नष्ट हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, शनि ग्रह का एक तुलनात्मक अध्ययन कराया गया है टेम्परेचर को लेकर के कि प्लूटो से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म है, जुपिटर से गर्म है। तो इस आधार पे अगर बात किया जाए तो शनि ग्रह प्लूटो से ठंडा है, तो आप जान रहे हैं कि प्लूटो सबसे लास्ट में आता है, तो प्लूटो सर्वाधिक ठंडा होगा। तो उस आधार पे अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखेंगे कि ये तो पूरी तरीके से पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लूटो सबसे बाद में है, सूर्य से जितना दूरी उतना ठंडक होगी। दूसरा ऑप्शन कहता है नेपच्यून से ठंडा है, तो आप क्रम जानते ही है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो नेपच्यून भी अधिक ठंडा होगा सैटर्न से, तो ये भी गलत हो गया। अगला है कि जुपिटर से गर्म है। तो अब अगर सनलाइट की ये अगर सन है आपका, तो सन से जैसे जैसे हम क्रम में जाएंगे तो सबसे पहले जुपिटर आएगा, देन सैटर्न आएगा। तो जुपिटर ज्यादा गर्म है सैटर्न की तुलना में। सी ऑप्शन है नेपच्यून से गर्म है, तो ये एकदम सही हो जाएगा, नेपच्यून से ये गर्म है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। तो सामान्य रूप में आपको कंपेयर करना है लॉजिक बेस पर, तुरंत डर नहीं जाना है प्रश्न को देख करके, डरना नहीं है, बल्कि ध्यान से करना है। एक सामान्य सी इंफॉर्मेशन पूछी गई थी और ये लेटेस्ट ही पूछा गया प्रश्न है यूपीपीसीएस में, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि टाइटन किसका चंद्रमा है। आपके ऑप्शन है मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का या शनि का। तो शनि जो ग्रह है, जो हमारा सैटर्न है, सैटर्न की अगर बात करें तो शनि जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके पास पर्याप्त संख्या में उपग्रह भी माने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ जो आपके मून्स हैं काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके नंबर ऑफ मून्स, जिनमें अगर बात करें तो टाइटन का संबंध भी किससे है, आपके शनि से है। तो शनि ग्रह का ही यह उपग्रह है, जबकि टाइटन की अगर बात करें तो अभी तक सैटर्न के ज्ञात मून्स में सबसे बड़ा टाइटन ही है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि शनि के उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य की परिक्रमा परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है। ये ऑप्शन आप अपने से बताएंगे। याद रखिएगा, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है, इसको आपको अपने से बताना है कि सूर्य की के चारों तरफ चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा टाइम कौन सा प्लेनेट लेता है। आपके ऑप्शन है यूरेनस, बृहस्पति, वरुण और प्लूटो। इसको आप मैसेज करेंगे मुझे, टेक्स्ट वो आपके कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे बताएंगे कि क्या आंसर होगा। ये आपके लिए का जवाब आप सभी लोग देंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह, आपके ऑप्शन है प्लूटो, मंगल, शुक्र, बुध। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से वर्तमान में बाहर कर दिया गया है। प्लूटो अब ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में माना जाता है। अब आपको प्लूटो तो पहले ही कट हो गया, तो अ, आपके तीन ऑप्शन रह गए। इन तीन ऑप्शन में से आपको चूज करना है मंगल, शुक्र और बुध। तो जब आप इस पर चूज करेंगे तो देखेंगे बुध ग्रह सबसे छोटा है। कौन सा ग्रह सबसे छोटा है, बुध ग्रह सबसे छोटा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा किसके हैं। निक्स और हाइड्रा
तो निक्स और हाइड्रा की अगर बात किया जाए, आपके ऑप्शन है प्लूटो, शुक्र, बृहस्पति, बुध। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है कि किसके हैं। तो आपको बताना है निक्स और हाइड्रा जो मून है, चंद्रमा है, वो किस ग्रह से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि प्लूटो के 5 उपग्रह हैं, 5 मून्स हैं। अगर हम बात करें प्लूटो ग्रह के 5 उपग्रह ज्ञात हुए हैं अभी तक। इनमें अगर बात करें तो चारोन, स्टिक्स, निक्स, केरबेरॉस और हाइड्रा है। फिर से सुन लीजिए, चारोन, स्टिक्स, निक्स, केरेबेरॉस और हाइड्रा। तो इनमें निक्स और हाइड्रा का संबंध किससे हो जाएगा? आपके प्लूटो से हो जाएगा। और प्लूटो के पास 5 मून्स है। नंबर ऑफ मून्स कितने हैं? 5 हैं। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैसें कहाँ हैं? ऑप्शन देखिए आप अपना। आपके ऑप्शन है यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो। दूसरा है बृहस्पति, शनि तथा मंगल। तीसरा है यूरेनस, नेपच्यून तथा शनि पर। डी ऑप्शन है आपका मंगल तथा शुक्र पर। तो आपको ध्यान रखना है, जब हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसों की बात किया जाए, किसकी किसकी ध्यान से समझिए, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसों की बात किया जाए, तो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन जैसी तीनों गैसों की उपस्थिति किन किन ग्रहों में है? तो यह बृहस्पति में है, नोट भी कर सकते हैं, बृहस्पति में है, शनि में है, यूरेनस में है और नेपच्यून में है। किसमें किसमें अगर बात किया जाए, तो बृहस्पति में यानी जुपिटर में, बृहस्पति में, इसके बाद बात करें शनि में, सैटर्न में, इसके बाद यूरेनस में और इसके बाद नेपच्यून में। इसीलिए इन ग्रहों को गैसीय ग्रह भी कहा जाता है, गैसियस प्लैनेट नाम भी दिया जाता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को। अब इसी आधार पे आप ऑप्शन देख लीजिए, तो यहाँ पे मैच कराओगे तो सी ऑप्शन में आपका यूरेनस भी मिल रहा है, नेपच्यून भी मिल रहा है और सैटर्न भी मिल रहा है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। आपके मन में आएगा कि सर बृहस्पति भी तो में दिया है, तो लेकिन बृहस्पति, शनि तो सही हो जाएगा, बट मंगल में नहीं है ये सारी गैसेस, तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यूरेनस, नेपच्यून एंड सैटर्न इज द बेस्ट प्योरिटी बेस्ड आंसर जिसे आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रह के मध्य पाए जाते हैं वे हैं। अब आपको ये बताना है कि एस्टेरॉइड्स जो होते हैं, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, छोटे छोटे खगील खगोलीय पिंड हैं, ये किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है बुध और शुक्र, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि और वरुण और नेपच्यून। तो आपको अगर पूरा सोलर सिस्टम का फिगर याद हो क्रम से, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इसमें अगर हम बात करें मंगल की यानी मार्स की, और मार्स के बाद अगर हम बात करें आपके जुपिटर की, तो इन्हीं दोनों के मध्य में आपके एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। यानी मंगल और बृहस्पति के मध्य में, मार्स और जुपिटर के मध्य में क्या पाए जाते हैं? आपके एस्टेरॉइड्स या क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो विशेष रूप से आप यह बात जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ क्या होते हैं? यानी सूर्य के केंद्र में जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों की अगर बात किया जाए, तो पदार्थ क्या हैं? ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्थाओं में मौजूद हैं, केवल द्रव अवस्था में मौजूद हैं, केवल गैसीय अवस्था में मौजूद हैं, प्लाज्मा और गैसीय दोनों अवस्थाओं में मौजूद।
तो जब हम सन की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखना कि साथियों मित्रों कि सामान्य रूप पे सन में आप प्लाज्मा और गैसियस अवस्था पाते हैं। कौन कौन सी अवस्था पाते हैं? प्लाज्मा और गैसी अवस्था प्राप्त होती है। ठोस द्रव गैस तो हम जानते ही हैं। एक चौथी अवस्था भी होती है जिसे हम प्लाज्मा की अवस्था कहते हैं। तो सूर्य के केंद्र में उपस्थित जो भी पदार्थ है वो तो या तो गैसियस फॉर्म में है या प्लाज्मा के फॉर्म में है। आप सब लोग एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ प्लाज्मा एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में मौजूद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या ऑक्सीकरण द्वारा। तो अगर हम सूर्य की ऊर्जा की बात करते हैं तो जो सूर्य की ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा प्रकट होती है। किसके द्वारा प्रकट होती है? तो ध्यान रखना है, नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगर हम बात करें तो नाभिकीय संलयन के द्वारा पूरी तरीके से ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें होता क्या है, अगर बात करें तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम में कन्वर्ट होता है और उस हीलियम में कन्वर्ट होने के कारण अपार मात्रा में यानी वास्ट एनर्जी या मैक्सिमम एनर्जी जनरेट होती है जो सूर्य की ऊर्जा का महत्वपूर्ण कारण बनता है। तो ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया ही है, इसे ध्यान रखेंगे। इसमें 1s2 प्लस 1s2 इक्वल टू 2He4 प्लस एनर्जी यानी हीलियम और उसके साथ ऊर्जा एनर्जी जनरेट होती है। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? आपसे ये बताना है कि सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स की स्थिति कब पैदा होती है, यहाँ पे बताना है। तो अगर हम सोलर इक्लिप्स की बात करें, सूर्य ग्रहण की बात करें, तो आप सब लोग ध्यान रखिएगा। आपके ऑप्शन पहले देखते हैं। चतुर्थांश चंद्रमा के दिन यानी जब आप न्यू क्रिसेंट की बात करते हैं, न्यू क्रिसेंट मून निकला होता है उस समय। अगला है प्रतिपदा के समय यानी न्यू मून के टाइम पीरियड पर। ठीक है। अगला है किसी भी दिन और पूर्णिमा को। तो आप सब लोग जानते हैं कि प्रतिपदा या न्यू मून के टाइम को हम अमावस्या भी कहते हैं। इसी को अमावस्या भी कहा जाता है। यहाँ अमावस्या न लिख करके आपको हिंदी में प्रतिपदा लिखा है, लेकिन सामान्य रूप में अगर आप न्यू मून जान रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि यह अमावस्या है। तो अगर अमावस्या है तो सूर्य ग्रहण आप जान ही रहे हैं कि अमावस्या को ही होता है। कब होता है सूर्य ग्रहण? अमावस्या को होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी न्यू मून डे पर ही सूर्य ग्रहण होता है। ध्यान रखेंगे। अगला है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 107.7 मिलियन किलोमीटर, दूसरा 142.7 मिलियन किलोमीटर, अगला है 146.6 मिलियन किलोमीटर, लास्ट है 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो आप जानते हैं लगभग 150 करोड़ किलोमीटर की, सॉरी 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है सामान्य रूप में अगर बात किया जाए। तो इसकी अगर बात करें तो 149.6 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? 149.6 मिलियन किलोमीटर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है? पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे नजदीक कब होती है यह आपको बताना है। 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 22 मार्च को, 21 सितंबर को। तो आप ये सब सामान्य रूप में अगर बात किया जाए तो ये जानिएगा कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में होती है। कब होती है? पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में होती है। ये ध्यान रखिएगा। इसी स्थिति को उपसौर या पेरीहीलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर या पेरीहीलियन कहा जाता है। यानी इस समय सबसे नजदीक की स्थिति होती है
यानी अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य या पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक इसी टाइम पीरियड पर होता है, यानी जनवरी के प्रथम सप्ताह में, तो 3 जनवरी हो जाएगा। और इसके विपरीत अगर बात करें तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में पृथ्वी सबसे ज्यादा दूर होती है, यानी जुलाई में सॉरी सबसे ज्यादा दूर होती है। तो एक चीज पता चल गया कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में सबसे ज्यादा दूर और जनवरी के प्रथम सप्ताह में सबसे ज्यादा नजदीक होती है। ठीक है, तो नजदीक होने की स्थिति को हम पेरिहीलियन या उपसौर कहते हैं, और दूर होने की स्थिति को अपहीलियन या अपसौर कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 3 जनवरी को सबसे नजदीक होती है लेकिन फिर भी ठंडी पड़ती है इतनी जबरदस्त क्यों? तो इसलिए क्योंकि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और 3 जनवरी के आसपास आपकी अगर बात करें तो जो सूर्यातप रेखा होती है वो दक्षिणायन होती है, दक्षिणी गोलार्ध में होती है, इसलिए यहाँ ठंडी पड़ती है। ध्यान रखिएगा इन सारी बातों को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय, सीता, ग्रीन प्लैनेट या हर्मीज? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 37 क्वेश्चंस का आंसर आप सभी लोग बताएंगे। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं 37 क्वेश्चन नंबर का आंसर, क्वेश्चन नंबर डाल के, और इसका आंसर ऑप्शन मत लिखिएगा, आंसर लिखिएगा, तो मैं थोड़ा सा बेहतर फील कर पाऊंगा। तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर डालिए और इसका आंसर डाल दीजिए। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय, सीता, ग्रीन प्लैनेट या हर्मीज? ठीक है, ये इसका आंसर आपको देना है। जो भी वीडियो देख रहा है आप सभी लोगों को देना है, सभी बच्चों को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। अब यहाँ अभ्यंतर का मतलब होता है आउटर कोर, ध्यान रखना। अगर समझ में ना आए तो अभ्यंतर का मतलब है आउटर कोर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है, यानी कुल मिलाकर के अगर बात किया जाए तो पृथ्वी के तरल आउटर कोर से अलग चंद्रमा का आउटर कोर कौन सा है? प्लाज्मा, वाष्पशील गैस, श्यान द्रव, ठोस, यानी दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगर पृथ्वी की तरह की अगर बात करें कि पृथ्वी का जो तरल आउटर कोर का रीजन है, पृथ्वी के अंदर का रीजन आपको याद ही होगा। अगर इंटीरियर स्ट्रक्चर द अर्थ आपने पढ़ा होगा तो इसमें इनर कोर, आउटर कोर और क्रस्ट, मेंटल, ये सब पढ़ा ही है ना। तो जब आउटर कोर की हम बात कर रहे हैं तो पृथ्वी का जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है, आप जान ही रहे हैं, तरल रूप में है। उसी तरह चंद्रमा का जो अभ्यंतर है, आउटर कोर है, वो किस प्रकार का है? तो आप ध्यान रखेंगे कि वो श्यान द्रव जैसा माना जाता है, कि वो लगभग लिक्विड की तरह है, सेमी लिक्विड की तरफ पाया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा? भूपर्पटी का मतलब हो गया क्रस्ट। आपको बताना है कि क्रस्ट में सबसे अधिक रूप में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा और सिलिकॉन। क्रस्ट की बात किया जा रहा है, खास करके आपको ध्यान में रखना है। भूपर्पटी की बात किया जा रहा है कि भूपर्पटी में बहुतायत रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व विद्यमान है। कौन सा तत्व विद्यमान है? ऑक्सीजन तत्व विद्यमान है, ध्यान रखिएगा। लगभग 46.6% के आसपास। कितना? 46.6% के आसपास अगर मैं बात करूं तो आपका ऑक्सीजन पृष्ठ पर मौजूद है, ध्यान रखेंगे। अगला है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश
कितना समय लेता है, यानी सूर्य से चलने वाले प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से प्रकाश चल करके पृथ्वी पर पहुंचता है। कितने समय में? 8 मिनट 19 सेकंड में यह प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमण ध्रुवी या ध्रुवीय दूरी सदा झुकी होती है, यानी पृथ्वी का झुकाव बताना है आपको कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकाव लिए हुए है, कितने डिग्री पर झुकी हुई है। आपके ऑप्शन है धुरी से 23 डिग्री, दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.1 डिग्री, दीर्घवृत्तीय दूरी से 24.5 डिग्री और डी ऑप्शन है दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5 डिग्री। तो आप सभी लोगों को पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव की, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव 23.5 डिग्री माना जाता है, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री का झुकाव है पृथ्वी का अपने अक्ष पर, 23.5 डिग्री, ठीक है, 0.5 डिग्री। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा है, ध्यान से पढ़िएगा, निम्न कथनों पर विचार करना है और दिए गए कूट को पढ़ते हुए सही उत्तर चुनना है। पहला, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। सही है या गलत? सही है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। अगला है, 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। अगला आपका ऑप्शन क्या कहता है? 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अगला देखते हैं, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है, पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, यानी पृथ्वी के अक्ष जो है वो एकदम नॉर्थ टू साउथ एक्सिस पर बना हुआ है, समांतर है सामान्य रूप में, ठीक है। ये अभी समझ में नहीं आ रहा, चलिए छोड़िए। अगला देखते हैं, अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। एफिलियन यानी अपसौर हो गया जब पृथ्वी, अभी मैंने पीछे बताया है, अपसौर और उपसौर। उपसौर हुआ जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक है। अपसौर या एपहीलियन हुआ जब पृथ्वी सूर्य से दूर है। तो जब पृथ्वी सूर्य से दूर है तो पृथ्वी की गति तीव्र कैसे होगी? पृथ्वी तो सूर्य के और धीमे चल रही होगी क्योंकि दूर है। तो चौथा ऑप्शन आपका अपने आप क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि जब सूर्य से दूर है तो सूर्य का चक्र जल्दी कैसे लगाएगी। तो आपके ऑप्शन बचे 1 और 3, यानी 1 और 3 देख लीजिए, ये सही हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक दो बार और दिमाग में बिठा लीजिएगा। बट सिंपल सिंपल इंफॉर्मेशन ही आपसे पूछी गई है। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद का क्या होगा? अगर पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाला कोई कृत्रिम उपग्रह है और उससे कोई गेंद फेंक दी जाए तो क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपका पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है सूर्य पर चली जाएगी, दूसरा है चंद्रमा पर चली जाएगी, तीसरा है पृथ्वी पर गिर जाएगी, चौथा ऑप्शन है पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। यानी जिस स्पीड से उपग्रह चल रहा है उसी स्पीड से उसी के साथ साथ वो पीछे पीछे चलते हुए पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगाने लगेगी साथ के साथ। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा कि यदि अंतरिक्ष में किसी चीज को हम छोड़ दें तो सामान्य रूप में वह उसी गति से, जिस गति से हम चल रहे हैं या उपग्रह चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, अगर
छोड़ दिया जाए तो उसी गति से, उसी स्पीड से वो पृथ्वी का चक्कर लगाने लगेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से दीजिए। पहला कथन है, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो हमको केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अब इसका कारण क्या है, देखें, अपनी अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल और उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। बिल्कुल सच है कि चंद्रमा अपने एक्सिस पर जितने समय में घूमता है उतने ही समय में पृथ्वी के चारों ओर वह घूमता है। यही कारण है कि चंद्रमा के पूरे भाग को हम पृथ्वी से नहीं देख पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति अगला प्रश्न है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, के पीछे कारण क्या है? चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। दूसरा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तीसरा, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं। और डी ऑप्शन है, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। ठीक है, तो आप बताओ। मैं थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं, इस वक्त में आपको टाइप करना है, मैं आंसर तो बताऊंगा ही। फिर से सुनो। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, इसका कारण क्या है? पहला, चंद्रमा पर उन व्यक्तियों के कान काम करना बंद कर देते हैं। दूसरा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं। चौथा, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही धीमी गति या मंद गति से चलती। ऑप्शन बता दीजिए फटाफट। चलिए मैं बताता हूँ। क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और जब वायुमंडल नहीं है तो ध्वनि एक जगह से दूसरे स्थान पर मूव नहीं कर पाती है, यानी ध्वनि का गमन नहीं हो पाता है, वो पहुंच नहीं पाती क्योंकि उसे कोई माध्यम प्राप्त नहीं होता। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यही कारण है कि चंद्रमा पर एक व्यक्ति दूसरे की बात नहीं सुन सकता है। ठीक है, हालांकि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जोक्स के पार्ट के रूप में कि घरों में पुरुष और महिलाओं की अगर बात किया जाए तो आप जान ही रहे हैं कि हर पुरुष यही चाहेगा कि चंद्रमा जैसा वायुमंडल उसके बेडरूम पे बन जाए या घर पर बन जाए तो वह कम से कम अपनी पत्नी या महिला की बात ना सुन सके। कितना सुंदर होगा उसके लिए। दैट्स अ जोक्स। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आ जाओ, तो आपको ध्यान रखना है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला है, जब अर्धचंद्र होता है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण क्या होता है? यानी जब अर्ध चंद्रमा की स्थिति होती है तो दोनों के बीच कोण की स्थिति क्या होती है? तो याद रखिएगा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, एक सीध में ना होकर के ये स्थिति होती है। तो इसी को अर्धचंद्र की स्थिति बोला जाता है। ध्यान रखें। आपका अगला प्रश्न है जिसमें आपको मैच कराना है। ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा और कृत्रिम उपग्रह यान। इधर नाम दिया है चंद्रमा, यूरेनस, मैरिनर, हेली। तो सबसे पहले तो देखिए एकदम सामान्य सी प्रक्रिया है। उपग्रह दिया है तो चंद्रमा एक उपग्रह है, मैच करा दीजिए फटाक से। ग्रह की बात कर रहा है तो यूरेनस एक ग्रह है, मैच करा दीजिए। तो आपका दो तो ऐसे ही मैच हो गया। ठीक है, अब अगर कॉमेट्स की बात कर रहा है पुच्छल तारा की, तो हेली जो है एक पुच्छल तारा है, हेली नामक एक पुच्छल तारा है। कृत्रिम उपग्रह यान की बात करें तो मैरिनर हो जाएगा। तो अब इसी से मैच करा लीजिए। ए का हो जाएगा 2, ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3।
यानी ए ऑप्शन इसका सही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लू मून परिघटना क्या होती है, ये पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है, जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर वर्ष में दो लगातार माहों में चार पूर्णिमाएं हो। अगला ऑप्शन है, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में तीन बार एक ही माह में दो पूर्णिमा हो। उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं, यानी कोई भी नहीं। तो ब्लू मून की जब हम घटना की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा कि सामान्य रूप में ब्लू मून तब माना जाता है जब एक ही माह में दो पूर्णिमा आ जाती है, तो उसे ब्लू मून की संज्ञा दी जाती है। क्या कहा जाता है? जब किसी एक मंथ में दो पूर्णिमा आ जाए सामान्य रूप में, तो उसे फुल मून आ जाए तो सामान्य रूप में इसे ब्लू मून कहा जाता है, ब्लू मून टाइम पीरियड कहा जाता है। ये नासा ने इस डिफिनेशन को दिया है, उसको एक नाम दे दिया है ब्लू मून। तो ब्लू मून का मतलब है जब एक ही माह में दो बार पूर्णिमा आ जाए, फुल मून का टाइम पीरियड आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तब क्या होगा? उसका भार बढ़ जाएगा, उसका भार घट जाएगा, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह पूरी तरह से रूप से भार रहित हो जाती है। तो आप सभी याद रखिएगा कि क्योंकि चंद्रमा पर ग्रेविटी कम है भारत की तुलना में, सॉरी भारत कह रहा हूँ, पृथ्वी की तुलना में ग्रेविटी कम है चंद्रमा पर, तो इसलिए जब किसी वस्तु को ले जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो कम होने के कारण उसका भार भी घट जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि उसके वेट में कमी आ जाएगी। अगर आपका वेट यहाँ है, क्योंकि लगभग 1/4 हो जाती है ग्रेविटी, अगर आप बात करें तो इवन सॉरी 1/4 कह रहा हूँ, 1/6 हो जाती है ग्रेविटी, 1/6 ग्रेविटी हो जाती है। तो सामान्य रूप में अगर आपका वेट यहाँ पर 6 किलो है, तो वहां पर आपका वेट 1 किलो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 kg का हो जाएगा। कारण क्योंकि वहां पर ग्रेविटी कम है, तो आपका भार क्या हुआ? घट गया। ध्यान रखिएगा। अगले आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में एक औसत दूरी की बात करें तो 3,64,000 किलोमीटर की दूरी मानी जाती है। हालांकि हम सामान्य रूप में 3,84,400 किलोमीटर औसत दूरी मानते हैं, लेकिन इसमें अगर बात करें तो 3,84,000 के सबसे नजदीक 364 ऑप्शन दिया है, तो इसलिए ये हो जाएगा। हालांकि अगर बात करें तो न्यूनतम दूरी हम 3,63,300 किलोमीटर के आसपास मानते हैं, जबकि अधिकतम दूरी 4,05,500 किलोमीटर के आसपास मानते हैं, तो 3,64,000 इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में अधिक वीडियो देखने के लिए, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही अपने दोस्त, मित्रों, यारों के साथ इसे शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा पाए और आपके साथ जुड़ पाए। तो हैव अ गुड डे, गुड लक। नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, कुछ नई तथ्यों की जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ रोचक जानकारी के साथ। शुभ रात्रि।